बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, वादे के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजी के 2 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी। अभी चैप्टर नंबर 3 लेवेंसन माइक्रोबायोलॉजी का ग्रोथ इन बैक्टीरिया है। बहुत आसान से है, मतलब आपका एफएससी का जो है ना वो फर्स्ट ईयर का जो है ना बायोलॉजी का चैप्टर सेम तकरीबन वही है। बस एक ग्राफ के बारे में मैंने थोड़ा सा बताना है, जिसके अंदर अमूमन जो है ना वो हमारे टीचर भी कहते थे कि गलतियाँ होती हैं। तो वो अच्छा सा अगर आपने ड्रा कर लिया ना तो ये चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। अभी मैंने साथ साथ ड्रा करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। चंद मिनट का ग्राफ है, साथ स्टे ट्यून्ड। इन सिंपल वर्ड अगर मैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस करूँ तो बेसिकली क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या है, इंक्रीज़, जल्दी से लिखूँगा, लिखाई को इग्नोर मारिएगा, ठीक है। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है, ठीक है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। परेशान जो है ना, बुक से भी मैं सारे के सारे आपको प्रूव करके दूंगा, ठीक है। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी, ऑप्टिमम पीएच हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और सबसे बढ़ के जो होते हैं ना वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना हमारे पास होने चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशन जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है ना वो अपनी ग्रोथ वगैरह करेगा। अब बाकी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो स्पोर फॉर्मेशन और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। अच्छा, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को जब जब भी लफ्ज़ आएगा ना तो आपने चले जाना है इसके फेजेज़ के ऊपर। फेजेज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं हेडिंग दूँ ना, मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के जो है ना फेजेज़, तो फेजेज़ जो है ना वो बच्चे को पता है कि कितने होते हैं, 4 फेजेज़ होते हैं। कौन कौन से 4 फेज़ होते हैं, यहीं पे इसी ग्राफ के मैं लिख सकते। एक होता है लैग फेज़, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाएगा लॉग फेज़, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाएगा स्टेशनरी फेज़, ठीक है, स्टेशनरी फेज़। बाकी पूरा आप खुद लिख लीजिएगा। नंबर 4 पे आ जाएगा डिक्लाइन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डेथ फेज़, ठीक है। ये 4 फेसेस आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अब लैग का क्या मतलब है, लैग का मतलब है वक्फा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो वक्फे से मतलब है कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं अब कुछ ना कुछ अपने आप को रिप्रोड्यूस करूं, मतलब ग्रोथ अपनी करूं, बाइंडिफिकेशन करूं कुछ ना कुछ। तो इस सारे फेज़ के अंदर जो है ना हम कहेंगे लैग फेज। सिंपल वर्ड में क्या करेंगे, बैक्टीरिया अडॉप्ट न्यू इन्वायरमेंट, ठीक है। अब न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्टेशन सबसे पहले करता है। अब इसके अंदर क्या होगा, उसके जो है ना एंजाइम्स वगैरह वो सारे के सारे वो अपने डेवलप करेगा, और अपनी जो है ना न्यूट्रिशन जो है ना वो स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब यूँ कहना कि वो शादी करवाने के चक्करों में आके उसने अपना नया एक घर ले लिया, ठीक है। इसके अलावा मुलाजम वगैरह एंजाइम वगैरह रख लिए, उसके बाद जो है ना वहाँ पे खाने पीने की जो है ना पूरा बंदोबस्त कर लिया। ये एक किस्म का उसने जो है ना वो छुट्टी वगैरह लेके, लैग मतलब वक्फा लेके जो है ना ये सारे के सारे काम करवा लिए एक दफ़ा में। अब ये काम हो गया, उसके बाद क्या है, लॉग मतलब शादी की तैयारी करवाना है। लॉग फेस, या इसको दूसरे नाम कहते हैं लॉग रिथमिक फेज़ हो गया, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज़ भी इसके कह देते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज़ आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अब उसने वो शादी वगैरह करवा दी तो इसने अब बाइंडिफिकेशन करके अपने नंबर्स को बढ़ाना है। मतलब कह देंगे बैक्टीरिया जो थे ना वो इंक्रीज़ इन नंबर वेरी रैपिडली, मतलब तबाही मचा देता है ये, वेरी रैपिडली, धड़ाधड़, मतलब अपनी जो है ना वो कॉपीज़ निकाले जा रहा है। अब इसके अंदर बेसिकली है क्या, आपको इसका, अच्छा, लॉग फेज़ का जो है ना वो सबसे बेहतरीन साइन ये है कि अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना तो आपको साइन और सिम्टम्स जो है ना वो उस बीमारी के आना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कह देंगे साइन एंड सिम्टम्स जो है ना वो अपेयर होंगे, तो वो फेज़ कौन सा होगा, लॉग फेज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जब अपनी न्यूट्रिशन कुछ यूज़ कर रहा है, ठीक है, और पेशेंट को जो है ना वो बीमार कर रहा है। अब जब हद से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो नुकसानदेह तो होती है, ये तो कुदरत का कानून है। अब इसने कुदरत का कानून तोड़ा, मतलब हद से ज़्यादा अपनी रिप्रोडक्शन एक्सपोनेंशियल रेट पे कहते हैं कर लेते हैं। मतलब 2 के ऊपर जो है ना n की पावर, मतलब 2 1 2 2 2 4
फिर 2 की अगर पावर 3 है तो 2 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64। इस वैल्यू के साथ जो है ना एक्सपोनेंशियल, इसी वजह से मैंने लिखा है ना, एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर इसने अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। अब इसने कुदरत का कानून तोड़ा है तो फिर इसका नेक्स्ट जो है ना वो फेज़ ये थक गया है। अब इसका स्टेशनरी फेज़ आ जाना, मतलब कि अब शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो गया। मतलब इसने इतनी जो काम किया तो फिर अब क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड जो है ना वो इसको खुराक की कमी का सामना है। अब जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी ना वो इसकी रुक गई है। मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है ना, रिप्रोडक्शन रेट वो आलमोस्ट इक्वल हो जाता है किसके, जो होता है ना हमारे पास डेथ रेट। मतलब जो नए आ रहे हैं वो तो खुराक खा रहे हैं, पुराने वालों को फिर खुराक की कमी हो रही है, तो जितने नए बन रहे हैं ना उतने पुराने मर रहे हैं, तो इनके दरमियान एक बैलेंस आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना ज़्यादा हो रही है उसकी तादाद ना कम हो रही है। मतलब कि अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 10 लोग मर रहे हैं। तो ये वाला सारे का सारा फेस हमारे पास होगा स्टेशनरी फेस। इसके अंदर कोई आपको प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है ना वो डेथ और डिक्लाइन फेस। अब मतलब उसको फाका कशी की नौबत आ गई है। ठीक है, तो फाके जब होंगे तो लोगों ने मरना तो है। ठीक है, तो यही होगा इसके अंदर। मतलब आप कहने के एक्यूट शॉर्टेज हो गई है किसकी, फूड की इंतहाई कम सप्लाई आ रही है। अब जो मर रहे हैं उनकी वजह से कुछ बदबू भी पैदा हो रही है, तो आप कहेंगे टॉक्सिन लेवल जो है ना वो डेथ और डिक्लाइन फेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। अब जो ही ये टॉक्सिन लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डेथ रेट आप कह लें मच 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 इंक्रीज देन रिप्रोडक्शन रेट। ईजी हो गया। ठीक है, ये आपका सारे का सारा ये ग्रोथ इन बैक्टीरिया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है इसका ग्राफ। तो ग्राफ में अमूमन जो है ना वो गलतियाँ होती हैं, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है इधर बना देता हूँ। ठीक है, इस अलहदा पेज पे देखिए, ये वाली जो है ना हॉरिजेंटल लाइन है, इसके ऊपर आपने लिखना है टाइम। ठीक है, टाइम सारे का सारा इधर हॉरिजेंटल लाइन पे, और इस लाइन के ऊपर आप लिखना है लॉग नंबर ऑफ सेल, लॉग नंबर ऑफ सेल्स। ओके हो गया। अब सबसे पहला फेज़ है लैग फेज़, मतलब वक्फे वाला फेज़ था। तो अब यहाँ ज़ीरो से शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्लाइड से इंक्रीज़ करेंगे बस। ठीक है, ये हो गया लैग, मतलब ना होने के बराबर एक तरह का ना इसकी रेट है, बिल्कुल मामूली मामूली सा। उसके बाद अचानक हमारे पास लॉग फेज़ है, मतलब एक्सपोनेंशियल रेट के ऊपर। तो आपने फ़ौरन से यूँ ऊपर कर देना है। ठीक है, मतलब टाइम थोड़े, बिल्कुल ये देखो थोड़े से टाइम के अंदर जो है ना ये देखो लॉग नंबर ऑफ़ सेल कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, यहाँ से जो है ना वो यहाँ तक कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। ठीक, अब यहाँ तक इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद क्या है, स्टेशनरी फेज़, मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड हुई तो क्या हो गया, तो ये जनाब यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज़ यूँ आपने करके बना देना। मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, नंबर ऑफ़ सेल जो है ना वो आपने उतने ही रखने, या ज़्यादा या कम नहीं बिल्कुल करने, बिल्कुल सीधी लाइन एक बना देनी। उसके बाद क्या है, डेथ और डिक्लाइन फेज, मतलब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया ना, अचानक जब खुराक की कमी होती है ना तो धड़ मरना शुरू हो गए हैं। तो अब क्या करना है, वही एक्सपोनेंशियल रेट पे जो है ना, मतलब मैंने कहा क्या है कि डेथ रेट मच मच इंक्रीज दैन रिप्रोडक्शन रेट। तो ये टाइम जो जो साथ साथ गुजरता जा रहा है तो ये यूँ आके ठक नीचे आगे लगे, और उसके बाद ये डिसअपेयर हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल डेथ से इनकी हद से ज़्यादा होगी, रिप्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो, और ये आपका ग्राफ कंप्लीट है। एक ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ तक, तीसरा यहाँ तक, और चौथा ये वाला सारे का सारा ग्राफ। अगर मैं पहले की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, लैग फेज़। दूसरा कौन सा है जनाब, लॉग फेज़, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फेज़ इसको कह देती हैं। ठीक है, या लॉगरिथमिक फेज़। ये कौन सा है, स्टेशनरी फेज़। ठीक है, और ये आप कह दें डेथ और डिक्लाइन जो फेज़। 4 फेज़ हमारे पास पूरे हो गए। तो गाइस ये था बिल्कुल छोटा सा इसके जो है ना वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो है ना वो बुक से थोड़ा सा दिखा दूँ। लेट मी जूम इट, ज़्यादा हो गया। अच्छा, ग्रोथ ऑफ द सेल के अंदर देखिए वो कह रहा है बाइनरी फिशन करता है सिंपल। उसके अलावा क्या करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, लॉगरिथमिक ग्रोथ। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये देखो एक्सपोनेंशियल, 1 की पावर 0, 1 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर 4 होगी तो 16 टाइम जो है ना वो इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, एक बैक्टीरिया वो 16 टाइम, वो यही बात कर रहा है, डबलिंग कह रहा है वो कि 20 मिनट के अंदर जो होता है ना वो कह रहा है रेंज फ्रॉम 20 मिनट ऑफ इकोलाई टू दी 18 आवर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब डबलिंग टाइम वो बता रहा है कि
जो है ना 20 मिनट जो है वो डबलिंग टाइम, आपने ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। 20 मिनट इक्वलाई के हैं, जबकि 18 घंटे जो है ना वो ये जो TB करता है ना बैक्टीरिया उसके हैं। एक ये बात होगी। और इसके अलावा कह रहे हैं 3 घंटे में जो है ना वो अगर 1000 प्रोजेनीज बनी है, कापीज़ बनी है, तो ओवर 1 मिलियन अबाउट 7 आवर्स, 7 घंटे बाद एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, तो 1 मिलियन मान जाएगी। मतलब 1000 कहाँ है और 1 मिलियन, यानी 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है? हाँ, 10 लाख होता है। तो 1 मिलियन तक सिर्फ 3 घंटे से 7 घंटे गुजरने तक ये एक्सपोनेंशियल रेट इसकी चेक कर लें आप खुद ही, ठीक है। उसका कह रहे pH, टेम्परेचर, इन्वायरमेंट फैक्टर जो है ना वो सारे न्यूट्रिशन वगैरह इसकी स्पीशीज़ के जो है ना वो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। लैग फेस पहला विगोरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब वो मैंने कहा कि वो अपने आप को तैयार करता है मेटाबॉलिकली, एंजाइम वगैरह करता है, लेकिन डिवाइड नहीं होता लैग फेस के अंदर। दिस कैन बी फॉर फ्यू मिनट टू मैनी हार्स, मतलब ये वाला जो फेज़ है ना ये फ्यू मिनट टू हार्स, मतलब चंद मिनट रह सकता है या कई घंटे तक रह सकता है बस। लॉग फेज जो है ना लॉगरिथमिक फेज है, रैपिड डिवीजन, बहुत तेज़ डिवीजन करेगा। और अक्कर इन बीटा लैक्टन सच एज पेंसिलिन एक्ट एज ड्यूरिंग, हाँ दिस फेज। अच्छा, जो हम ड्रग्स देते हैं ना, जैसे कि पेंसिलिन है, एंटीबायोटिक है, वो कब एक्ट करती है? वो साइन एंड सिम्टम इसी के अंदर आ रहे थे ना लॉग फेज के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या डाल देना, पेंसिलिन जब डालेंगे तो ये पेंसिलिन इस वाले जो है ना फेज़ के ऊपर जाके एक्ट करेगी, लॉग फेज़ के ऊपर, और इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए वो इन्वॉल्व होती है। ये इफेक्टिव होती है वैन जब जो है ना वो सेल जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन वो सारे एक्सपोनेंशियल फेज़ में होता है। स्टेशनरी फेज़ की बात कर रहा है कि वहाँ पे रुक जाती है, यानी न्यूट्रिशन डिप्लीशन होगा, खुराक की कमी होगी, ठीक है। स्लो डाउन हो जाएगा, ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगी जी, ठीक है। सेल ग्रोन इन ए स्पेशल अपरेटस कॉल्ड कीमोस्टैट, एक बात ये याद कर लेनी है। उसके बाद लास्ट पे जो है ना वो डेथ फेज़ हो गया, जिसके अंदर जो है ना वो डिक्लाइन नंबर 2 वेरी मार्क, मतलब अच्छी खासी आपको नज़र आ रही है इसके अंदर, ये देखो ये ग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट जो है एरोबिक और एनारोबिक, ये बच्चों वाली बातें हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव करते हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक हो गया, ठीक है, अपनी ग्रोथ में मैडम जो क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या कहता है, हाइड्रोजन की जो है ना एक्सेप्टर है, ठीक है। और फाइनल स्टेप में जो एनर्जी जो है ना वो कैटालाइज हो रही है ना, वो देखो टू बी फ्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब कि ऑक्सीजन ने जो है ना वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो है ना फ्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उन्होंने उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवाने के लिए उसकी मूवमेंट करवाते हैं ना, कीमियो ऑस्मोसिस वाला आपने पढ़ा होगा बायोकेम के अंदर, वो वाला सारा कर। बिकॉज यूज़ ऑफ ऑक्सीजन जनरेट, अच्छा वो टॉक्सिक, अच्छा अब ऑक्सीजन जहाँ पे यूज़ हो रही है वहाँ पे टॉक्सिक मेटाबॉलिज्म तो होगी, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगी। इसके अलावा एक फ्री रेडिकल जिसकी आखिरी ऑर्बिट के अंदर जो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो प्रोड्यूस हो गया। बैक्टीरिया रिक्वायर टू इज दैम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन अगेंस्ट सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ठीक है। अब जो ये गलत चीज़ें बन गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और सुपर ऑक्साइड, अब इनको ख़त्म कैसे कर रहा है? तो सुपर ऑक्साइड जो है ना, अब ये देखो 2O2, 2 ऑक्सीजन आई थी, 2 हाइड्रोजन आई, तो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और O2 इसके ऊपर -2 सुपर ऑक्साइड बन। अब इसको ख़त्म करने के लिए जो है ना सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? कैटालेज, जो 2H2O2 को कन्वर्ट तोड़ेगा 2H2 पानी के अंदर और ऑक्सीजन को निकाल देगा चुप करके। बिल्कुल ईजी सी रिएक्शन है, याद कर लेंगे, ठीक है। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज जो है ना वो इस जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बने हैं इनको ख़त्म करने के अंदर इन्वॉल्व है। फोकस यार इसका, ओके। नेक्स्ट वो रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन हो गया, वो वही कह रहे क्लासीफाइंग बैक्टीरिया हो गया। क्या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी TB वाला जो है ना वो ओब्लीगेट जो एरोब्स है, मतलब इन्हें हर सूरत जो है ना वो ऑक्सीजन चाहिए जो TB काज करते हैं बैक्टीरिया। अब मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो इन्होंने मर जाना है। तो एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर, क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो ATP जनरेटिंग सिस्टम जो है ना वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। डिपेंड ऑन ऑक्सीजन एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर हो गया, वो सारे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ने फिर फ्लेवोप्रोटीन और साइटोक्रोम C को ले गया ना, वो सारे का सारा सिस्टम TB के अंदर है। एक बात आपने ये याद रख लें। दूसरा जो है ना कुछ बैक्टीरिया E. coli जो है ना वो फैकल्टेटिव एनारोबिक है, मतलब इन्हें हम ना ऑक्सीजन के बगैर भी बाहर कहीं पाल सकती हैं, फैकल्टेट कर सकती हैं। ये यूटिलाइज़ करते हैं ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो, तो अगर मिल गई है ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो इन्होंने क्या करना है, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस लेना है एनारोबिक सिस्टम के अंदर, और क्या बनाना है, लैक्टिक एसिड बना के ना वहाँ से ATP निकाल लेनी है, मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करवा लेनी है इन्होंने E. coli वाले ने। बहुत अच्छे हैं ये, मतलब कि इन्होंने ऑक्सीजन मिली है तब बहुत खुश है, नहीं मिली तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके इन्होंने फर्मेंटेशन कर लिया और ATP जनरेट कर लिया कहीं ना कहीं। थर्ड नंबर पे क्या है,
ओब्लीगेट एनएरोब्स हो गया, मतलब जिन्हें हर सूरत ऑक्सीजन बंद होनी चाहिए जिनकी, मतलब इन्हें ऑक्सीजन थोड़ी सी भी मिल गई, ऑक्सीजन इनके लिए जहर है। ओब्लीगेट जो एनएरोब है ना, इनके लिए ऑक्सीजन जो है ना वो जहर का काम करती है, इन्हें थोड़ी सी ऑक्सीजन दो ये मर जाएंगे, इसलिए इन्हें बगैर ऑक्सीजन के रखा जाए, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई कैनाट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इनके जो है ना आइदर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालेज और वो जो है ना वो है ही नहीं कोई सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज या कैटालेज जिन्होंने वो रिएक्शन को तोड़ना है, तो हमें खाम खा वो क्यों लें। रिस्पॉन्स टू ऑक्सीजन जो एक्सपोजर होगा तो वो तब्दीलियों के नॉट सर्वाइव करते हैं, ठीक हो गया, बट अनएबल टू ग्रो। ये अगर सर्वाइव कर भी जाए तो ये ग्रो नहीं कर सकते, ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर हो गया, इसके अंदर क्या कह रहा है वो कि पैथोजन हो गया निजेरिया गोनोराई, ठीक है, एंड निजेरिया मेनिंजाइटिस, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी डिस्टिंक्शन फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, फर्मेंट ओनली ग्लूकोज और माल्टोज। वो कह रहा है जो निजेरिया गोनोराई है और निजेरिया मेनिंजाइटिस है, ठीक है, मेनिंजीटाइडाइटिस जो है ना वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन किसी करते हैं, ग्लूकोज की करते हैं या माल्टोज की, ऐसे ही है। हाँ, ग्लूकोज और माल्टोज की, मतलब कि C6H12O6 की करेंगे या माल्टोज का भी इस तरह का फार्मूला होता है, आई थिंक, मुझे याद नहीं है अभी। जबकि ईकोलाई वो कहते हैं वो लैक्टोज की करते हैं। हमें अगर दो बैक्टीरिया दे दी हैं, एक बैक्टीरिया ग्लूकोज की फर्मेंटेशन कर रहा है, दूसरा जो है ना वो लैक्टोज की कर रहा है। जो लैक्टोज वाला होगा वो कह रहा है वो ईकोलाई आप उसे लिखेंगे, जो ग्लूकोज वाला होगा उसको आप निजेरिया वाले ग्रुप के अंदर ले गए, ये है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, वही कह रहा है। कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्राम सैल्मोनीला हो गया या शिगेला हो गया फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोज, मतलब जो सैल्मोनीला ना वो और शिगेला वायरस, ये दो जो वायरस इकोलाई की एक आगे से आ रही है ना, ठीक है, तो ये क्या करेंगे लैक्टोज को जो है ना वो शिगेला और सैल्मोनीला वहाँ से डिफ्रेंशिएट, इकोलाई कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्राम, यार एक मिनट, सिंपल वर्ड में कंफ्यूजिंग करने वाली है ये चीज़ सारे की सारी। मतलब आपके पास अगर ये है ना निजेरिया गोनोराई और मेनिंजाइटिस, तो इनको डिफ्रेंशिएट हम किस बुनियाद पे करेंगे, एक ने ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करनी है, एक ने माल्टोज की करनी है, ये बात एक समझ होगी ना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास अगर कोलाई दिया गया और शिगेला वायरस और सैल्मोनीला दिया गया, तो दोनों को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, उनकी हमने फर्मेंटेशन देखनी है लैक्टोज के ऊपर, बस इतनी सी बात है। मैं कंफ्यूज किए जा रहा हूँ, ये इन दोनों के डिफरेंस के लिए हमने क्या करना है, निजेरिया वाले के लिए ग्लूकोज और माल्टोज ले लेना, जबकि ईकोलाई और जो सैल्मोनीला और शिगेला के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लैक्टोज को देख लेना है कि कौन लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर रहा है, इस बुनियाद से हम करते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है ना वो रेफर ब्रेक डाउन ऑफ दी शुगर, ठीक है। अब फर्मेंटेशन में क्या, शुगर को जो है ना वो पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद अगर एनारोबिक है ना तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम वही बात है, ये सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री आप याद करें, ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। नोट दैट लैक्टोज इज डाइसेक्राइड हो गया, लैक्टोज डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है। अब ग्लैक्टोज जो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज ये वाला ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का कम्बिनेशन है ना दूध के अंदर जो होता है ना, ठीक है, डाइसेक्राइड है, ठीक है। अब ये मस्ट बी क्लीव्ड बाय बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ई कोलाई होता है, ई कोलाई जो होता है ना वो क्या करेगा, लैक्टोज की फर्मेंटेशन कर लेगा, ओके हो गया। बट क्यों, क्योंकि उसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होती है। ई कोलाई बिफोर फर्मेंटेशन के अंदर फर्मेंटेशन कॉल्ड ग्लाइकोलिटिक वही साइकिल होता है, वो इसकी प्रोसेस के जरिए फैकल्टेटिव बैक्टीरिया जो है एटीपी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ई कोलाई जो है ना वो दोनों एटीपी हो भी मतलब ऑक्सीजन हो भी या ना हो भी तो दोनों में काम चला लेता है। इफ़ ऑक्सीजन पर अगर ऑक्सीजन होगी तो ग्लूकोज से पायरोवेट बनेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर ग्लूकोज से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। वही सारी की सारी यहाँ पे बात कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और फैकल्टेटिव एंड एनारोबिक जो होता है फर्मेंटेशन, बट एरोब्स कैन ग्रो इन दी प्रेजेंस एंड डोंट एरोब्स सच एज सूडोमोनास ग्यूनोजिया प्रोड्यूस मेटाबोलाइट एंड क्रिप्ट साइकिल हो गया पाइप प्रोसेस अदर देन फर्मेंटेशन सच एज डीएमाइनेशन। एक ये जो है ना सूडोमोनास वाला गिनोजिया जो है ना, ये क्या कहता है, वो कहता है कि डीएमाइनेशन के ज़रिए जो है ना ये, हाँ इंपॉर्टेंट MCQs, ये MCQs मैंने देखा था। डीएमाइनेशन के अंदर कौन करता है, सूडोमोनास वाला जो है ना वो करेगा, बस एक बार ये आपने याद रखनी है। फर्मेंटेशन टेस्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, क्लीन लेबॉरेटरी होगा प्रोडक्शन ऑफ पायरोवेट और लैक्टेट, मतलब हमने पायरोवेट और लैक्टेट बनाना है। टर्न दी मीडियम एसिड हो गया, डिटेक्टेड पीएच इंडिकेटर के ज़रिए हम देखते हैं कि लैक्टेट अगर उसकी पीएच में जो है ना वो एसिड की तरफ जा रही है तो हमें पता चलेगा लैक्टिक एसिड बना हुआ, अगर नहीं आ रही तो पायरोवेट इसका मतलब बना हुआ। इसकी तरह हम पीएच इंडिकेटर करते हैं और फिनोल रेड जो होता है ना वो इंडिकेटर होता है फर्मेंटेशन के अंदर। और बस ये बहुत छोटी छोटी। आयरन मेटाबॉलिज्म में क्या कह रहा है, फेरिक जो है ना Fe+3 वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर होता है, साइटोक्रोम एंड अदर एंजाइम। द अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल पैथोजेनिक लो होती है आयरन। ट्रांसफेरन एक इसका याद रख लेना है,
आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है और ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाइंडिंग कॉल्ड एज सिट्रोफोर। ये भी एक MCQ देखा था। मतलब टू ऑब्टेन आयरन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस आयरन बाइंडिंग कंपाउंड कौन सा है? सिट्रोफोर्स हो गया। अच्छा, ये सिट्रोफोर्स क्या है? एंटीरोबैक्टीरियन है प्रोड्यूस बाय ई कोलाई आर सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया। और ये क्या है? चिलेटिंग कैप्चर आयरन बाय चिलेटिंग, देन स्पेसिफिक रिसेप्टर पे लगाते हैं सरफेस के ऊपर एंड एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इन दी सेल आयरन बिकम अवेलेबल फॉर यूज़। और कम्प्लेक्स स्पेसिफिक हो गया। बस ये सारा ख़त्म हो गया चैप्टर आपका। बस यहाँ ये बैक्टीरिया जो है ना बायोडिफिकेशन के जरिए करते हैं ग्रोथ, लैग, लॉग, स्टेशन, ये वो सारे बता दिए मैंने। फैकल्टेटिव होता है एरोबिक एंड फैकल्टेटिव हो गया। एनरोब होता है, ठीक हो गया। और सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हम डिस्कस कर चुके हैं। सुपर ऑक्साइड म्यूटेज और कैटालेज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फर्मेंटेशन जो होता है ना वो सर्टेन शुगर ग्लूकोज वगैरह किलर इंडिका वही है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? कर्व डिवाइड इनटू द फेस ABCD विच वन द फेस इन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किस फेस के अंदर करके मैंने कहा था? लॉग फेस के अंदर, मतलब एक्सपोनेंशियल रेट। ये वाला साइन एंड सिम्टम्स, मतलब ये इसको A का नाम दो, इसको B का, इसको C का, इसको D का, ये चार बनते हैं। तो B वाला जो फेज़ है ना लॉग फेज़, उसके अंदर तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉग फेज़ B या लॉग। ओके हो गया। उसके बाद सम बैक्टीरिया ओब्लिगेट एनारोब, मतलब जिन्हें हर सूरत ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन इनके लिए जहर है, तो वो कौन क्या करेंगे? ले, क्योंकि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैटालिज इनके अंदर नहीं होता। तो गाइस ये था सारे का सारा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया ना वो ये दिया गया है कि जब एसिडिक पीएच शुगर फर्मेंटेशन होते हैं ना, पायरोविक एसिड और लैक्टेट प्रोड्यूस होता है। तो एसिडिक पीएच क्या होता है? फिनोल रेड को येलो कर देती है, ठीक है। अगर शुगर फर्मेंटेशन नहीं हुई ना तो बेसिक पीएच जो है ना फिनोल रेड को रेड ही रखेगी, उसको येलो नहीं करेगी। मतलब बेसिक के अंदर कोई चीज़ें नहीं आएंगी, एसिडिक के अंदर जो है ना फिनोल रेड जो है ना वो येलो के अंदर कन्वर्ट होगी। अगर येलो से रेड के अंदर कन्वर्ट होगी मतलब फर्मेंटेशन हुई है, पायरोवेट या लैक्टेट प्रोड्यूस्ड हो गया हमारे पास। ओके हो गया। तो कैसे ये थे सारे का सारा कॉन्सेप्ट। तो होप्स हो कि आपके समझ आएगी। बाकी शुगर और फिनोल रेड जो है ना फर्मेंटेड थी एसिडिक पीएच के अंदर मीडियम टर्न करता है येलो की तरफ। ये देखो, अगर ये येलो की तरफ कर दिया तो येलो एसिडिक होगा, अगर रेड की तरफ कर दिया तो बेसिक होगा। ईजी हो गया। अब इसके अंदर देखो एरोबिक में सूडोमोनास एग्योरियाज जो है ना इसका थोड़ा सा क्या है कि ये प्रोड्यूस बाय डी अमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो गया इंटर इंटू द क्रिप्स। एक बात ये यहाँ पे कंसेप्ट को याद कर लेनी। बस ये था सारे का सारा चैप्टर 3 आपका ग्रोथ वाला कंप्लीट हो गया। अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन, आप उसके अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।